India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत नहीं दी। कोर्ट ने रिमांड 4 दिन यानी 1 अप्रैल तक बढ़ाई। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से अपनी दलीलें दी। कहा, ईडी जबरन वसूली रैकेट चला रही है। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, ये कार्यपालिका का ही क्षेत्र, हम न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, उपराज्यपाल दे सकते हैं दखल। सुप्रीम कोर्ट से ईडी को झटका। मनी लॉन्ड्रिंग पर पुराना आदेश को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा, आपराधिक साजिश पीएमएलए से जुड़ा होना चाहिए, तभी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन सकता है। हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजीआई को लिखा पत्र। कहा, न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश, न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिट्ठी में जताई गई चिंता। India Legal presents Courts Roundup. शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वह 1 अप्रैल तक हिरासत पर रहेंगे। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वह ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। बता दें आपको कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा है कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? इसके जवाब में ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। वहीं कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि एलजी ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड गुरुवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में ईडी ने सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। केजरीवाल 1 अप्रैल तक रिमांड पर रहेंगे। आज 4 दिन की उनको रिमांड फिर मिली है। 1 तारीख को उनकी पेशी दोबारा होगी। लेकिन सब कुछ सामने आ गया और हिंदुस्तान उबाल में है, हिंदुस्तान गुस्से में है, जनता आक्रोशित है कि जनता का हीरो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पॉलिटिक्स को पहली बार जनता के फायदे के लिए उपयोग में लाए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, आज पूरे देश में, दिल्ली हो, देश हो, हर तरफ एक ही माहौल है। केजरीवाल जी को जिसने अरेस्ट किया है, केजरीवाल जी को जिसने गिरफ्तार किया है, उसको जनता 2024 चुनाव में धरती पर पटकेगी, समझाएगी, बुझाएगी किस प्रकार से तुमने गलती की। उधर सुनवाई के बाद सीएम केजरीवाल की पत्नी ने कहा कि केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, जनता देखेगी। हेल्थ कैसी है उनकी? हेल्थ कैसी है उनकी? हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न है। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। जनता जवाब देगी। दिया है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में पेशी के दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं ईडी के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सहयोग किया। उन्होंने आगे कहा कि 22 अगस्त 2022 को ईडी ने ECIR दर्ज किया। मुझको गिरफ्तार किया गया। मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया गया है।
ईडी अब तक 31,000 पेज के दस्तावेज जमा कर चुकी है। मेरा सिर्फ 4 बयान में जिक्र आता है। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये बयान ही मुझको गिरफ्तार करने के लिए काफी है? इस पर कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि ये सब आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल ने जवाब दिया, मैं कोर्ट में बोलना चाहता हूँ। केजरीवाल ने आगे कहा कि शरद रेड्डी ने जेल से निकलकर 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। मनी ट्रेल साबित है। ऐसे में ये सब आपको दबाने के लिए है। दूसरी तरफ धन वसूली भी करते हैं। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत हैं कि ये रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल स्थापित है। 7 बयान में से 6 बयान में मेरा नाम नहीं आया, लेकिन जैसे ही 7वें बयान में मेरा नाम लिया गया, वैसे ही गवाह को छोड़ दिया गया। सिर्फ 4 बयानों के आधार पर एक सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि ईडी के पास मेरी बेगुनाही बताने वाले हजारों पन्ने मौजूद हैं। ईडी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन लोगों को विटनेस आरोपी बनाया गया, उन आरोपियों की बार-बार स्टेटमेंट नोट की गई। अगर हम बात करें 3 लोगों के बारे में, आज अरविंद जी ने कहा, उनकी 5-5, 6-6 स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। 5-6 स्टेटमेंट के तक जब तक रिकॉर्ड की गई, जब तक अरविंद जी का नाम नहीं लिया, जब तक मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं लिया। उसके बाद जैसे ही मनीष सिसोदिया जी, अरविंद जी का नाम आता है, तो उसकी कोई भी आगे रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कोई उनकी गवाही नहीं ली जाती है और उनको अप्रूवल बना के उनकी बेल करा दी जाती है। केजरीवाल ने कहा, ईडी जितना दिन चाहे अपनी कस्टडी में रखे, हम जांच के लिए तैयार हैं। मैं ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहा हूं। केजरीवाल ने कहा कि ईडी के दबाव में लोग गवाह बन रहे हैं और बयान बदल रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि यह कथित घोटाला 100 करोड़ का बताया जा रहा है। ऐसे में ये पैसे हैं कहां? उधर केजरीवाल की तमाम दलीलों के बाद ईडी ने भी कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रखी। ईडी के वकील ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने घूस ली है और इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। हमारे पास इस बात के दस्तावेज मौजूद हैं कि हवाला रूट के जरिए इन पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। ईडी ने आगे कहा कि केजरीवाल ने बड़े बड़े वकीलों को सुनवाई के लिए लगा रखा है। यह सुविधा हर आदमी के पास नहीं होती है। अगर किसी पर दबाव बनाकर बयान लिया गया है तो यह ट्रायल से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बॉन्ड की कॉपी कोर्ट में देने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की और वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान आया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? इसके जवाब में ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। वहीं कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि एलजी ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। न्यायपालिका सियासी मामले में न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वो राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट भेज सकते हैं। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। जी ने आज कोर्ट के अंदर कोर्ट की परमिशन से अपने आप कुछ बातें रखने के लिए परमिशन मांगी और कोर्ट ने परमिट कर दिया। अरविंद जी ने कहा कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन लोगों को विटनेस आरोपी बनाया गया, उन आरोपियों की बार-बार स्टेटमेंट नोट की गई।
अगर हम बात करें 3 लोगों के बारे में, आज अरविंद जी ने कहा, उनकी 5-5, 6-6 स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। 5-6 स्टेटमेंट के जब तक रिकॉर्ड की गई, जब तक अरविंद जी का नाम नहीं लिया, जब तक मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं लिया। उसके बाद जैसे ही मनीष सिसोदिया जी, अरविंद जी का नाम आता है तो उसकी कोई भी आगे रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कोई उनकी गवाही नहीं ली जाती है और उनको अप्रूवल बना के और उनकी बेल करा दी जाती है। ऐसा नहीं है। जो उनकी एप्लीकेशन लगी थी पुलिस रिमांड के लिए, उसमें जो ग्राउंड्स लिखे थे वो लीगली बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं थे ग्राउंड, वो जिसको मैं कह सकता हूं कि बेबुनियाद ग्राउंड थे। पर केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता हूं, जो कोर्ट ने अलाउ किया और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है और कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है या जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। उसके बाद हमने जैसा आपको कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कोऑपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं। इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड्स पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता। पर हमारा क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस रिमांड दे दो, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, इसलिए शायद अब जज साहब ऑर्डर करें। ये याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जो खुद को किसान और सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यादव ने जनहित याचिका में कहा कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी भी ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि केजरीवाल से उनके कारावास के कारण संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के अधिकांश हिस्से से खिलाफ है। इसके अलावा याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कामकाज का लेन देन नियम 1993 मुख्यमंत्री को कैबिनेट के किसी भी विभाग से फाइलें मंगाने का अधिकार देता है। अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो उन फाइलों की जांच की मांग करना उनके अधिकारों के दायरे में रहेगा, जिनमें उन्हें आरोपी बनाया गया। कि केजरीवाल जी अपने पद पे रहते हुए जेल से मुख्यमंत्री पद का निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि जेल में ना तो वे फाइल मंगा सकते, ना सीक्रेसी जो गोपनीयता की वो शपथ लेते हैं उस शपथ का निर्वाह हो सकता, क्योंकि वह फाइलें अलग अलग लोगों के हाथों से निकलती हुई मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगी। और उसके बाद जो दिल्ली में कोई भी आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गई या कोरोना आ गया, तो कोई भी आपात मीटिंग कैबिनेट की मुख्यमंत्री जी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वे जेल में हैं। और इस प्रकार से दिल्ली प्रशासन का, दिल्ली प्रदेश का जो भी शासन है वह पंगु हो जाएगा। इसके लिए उनको इस्तीफा देना आवश्यक है, ये हमारी मांग थी पीआईबी। इसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली अर्जी पर बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि सियासी मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। हमें राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को कोई मार्गदर्शन नहीं देना है। कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति शासन लागू करती है और साथ ही साथ तमाम तरह की बातें यहाँ पर कही गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट से ईडी को झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपना पुराना फैसला बरकरार रखते हुए ईडी के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तब नहीं बन सकता जब तक कि आपराधिक साजिश PMLA एक्ट से जुड़ा ना हो। मौजूदा मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मसले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तब नहीं बन सकता जब तक कि आपराधिक साजिश PMLA या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी की रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि ईडी तब आपराधिक साजिश यानी IPC की धारा 120 का इस्तेमाल कर PMLA या मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बना सकती है जब तक कि साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक ना हो। इस मामले में 29 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी। इसके खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AS ओका और जस्टिस पंकज मित्तल ने अब ईडी के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 नवंबर के फैसले को रिव्यू करने के लिए ईडी की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि रिव्यू के लिए कोई ग्राउंड नहीं बनता है और जजमेंट में कोई खामी नहीं है, ऐसे में अर्जी खारिज की जाती है। मौजूदा मामलों में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ पीएमएलए का केस खारिज करने से मना कर दिया था। तब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई थीं, वो आईपीसी की धाराएं थीं और वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत होने वाले लगातार अपराध की श्रेणी में नहीं थे। ऐसे में ईडी आईपीसी की धारा 120B का इस्तेमाल कर पीएमएलए का केस नहीं चला सकती है। मौजूदा मामले में ईडी ने आरोपी के खिलाफ 7 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि ईडी तक आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा 120 का इस्तेमाल कर पीएमएलए का केस नहीं बना सकती है जब तक कि साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक न हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने व्यवस्था दी है कि आपराधिक साजिश की धारा का इस्तेमाल उसी अपराध के लिए हो सकता है जिस अपराध के लिए साजिश रची गई हो। मामले में ईडी की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। वकीलों का पत्र सीजीआई के नाम। दिल्ली से ये खबर है। 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजीआई को लिखा है पत्र। हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वकीलों ने ये पत्र लिखा है। बता दें आपको, दरअसल ये जो पूरा मामला है वो न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर पत्र में जताई गई चिंता। देश की जाने माने 600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत तमाम प्रमुख नाम शामिल हैं। इन वकीलों ने चिट्ठी में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है और इन वकीलों का कहना है कि कुछ खास समूह प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की तमाम प्रमुख नाम इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और ये चीजें निकल के सामने आई हैं जो ये बताती है कि तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। थाने को लेकर पत्र में जताई गई है चिंता। वकीलों का पत्र आपको बता दें कि सीजीआई को ये लिखा गया है जिसमें तमाम चिंता जताई गई है। 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजीआई को ये पत्र लिखा है। बताया भी जा रहा है कि जो वकील है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं और हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वकीलों ने ये पत्र लिखा है। सीजीआई के नाम ये पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर पत्र में गहरी चिंता जताई गई है और तमाम जो वकील हैं उन्होंने हरीश साल्वे और सीजीआई को पत्र लिखा है और न्यायपालिका पर दबाव बनाने की बात कही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उसके खिलाफ 4 साल के लिए इन टैक्स पुनः मूल्यांकन कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। यह अवधि है साल 2017 से 18, साल 18 से 19, साल 2019 से 2020 और साल 2020 से 21। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार गौरव की खंडपीठ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने पहले के फैसले के समान शर्तों पर दायर 4 याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें 3 साल के
लिए पुनः मूल्यांकन कार्रवाई के संबंध में राजनीतिक दलों की समान याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 25 मार्च को अदालत ने कांग्रेस द्वारा दायर 3 याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि राजनीतिक दल ने मूल्यांकन पूरा होने का समय समाप्त होने से कुछ दिन पहले और कार्रवाई के अंतिम चरण में अदालत का रुख करने का विकल्प चुना। गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने हाल ही में 90 लाख से ज्यादा वीडियो को हटाया। यूट्यूब के इस कदम का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ा है, क्योंकि यूट्यूब ने भारत में बने 22,50,000 से भी ज्यादा वीडियो रिमूव कर दिए हैं। इतना ही नहीं, कारण बताए बिना ही यूट्यूब ने अकाउंट भी सस्पेंड किए हैं और अब इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने गूगल और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और गूगल को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक बार जब किसी समाधान योजना को ऋणदाताओं की समिति द्वारा मंजूरी दे दी जाती है तो समाधान आवेदक के लिए समाधान योजना को वापस लेना या संशोधित करना स्वीकार्य हो जाता है। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि IBC कानून के तहत समाधान योजना के क्या नियम हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड और राइट्स ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट के फैसले में ये बताया गया है कि जब एक रेजोल्यूशन प्लान कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स द्वारा IBC के तहत मंजूरी पाती है तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को ये अधिकार नहीं होता कि वो इसे वापस ले या मॉडिफाई करे। इसका मतलब है कि रेजोल्यूशन प्लान पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये एप्लीकेंट्स और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स दोनों पर बाइंडिंग है। कोर्ट के फैसले से IBC रेजोल्यूशन प्रोसेस में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मंजूरी स्पष्ट हो जाती है, जिसे स्टेक होल्डर्स पर सारे अप्रूव्ड प्लान्स लीगली बाइंडिंग हो जाते हैं। ट्रांसफर के लिए तर्कों का इनकार या फैसला समझने में मदद है कि IBC प्रक्रिया में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स द्वारा मंजूर होती है तो उसे प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति उसे वापस नहीं ले सकते या मॉडिफाई कर सकते हैं। इस फैसले से IBC प्रक्रिया में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मंजूरी का महत्व और भी बढ़ गया है। सभी एसोसिएटेड पार्टीज के लिए एक निष्पक्ष और स्पष्ट दिवालियाता के साथ संकल्प समाधान की सुनिश्चिति हुई है। कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.